नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है और आज हम आपसे कह रहे हैं ऑनलाइन फ्रॉड का फैलता हुआ जाल। जी हां, कोविड के चलते जहां कोरोना वायरस जी का जंजाल बना, वहां ऑनलाइन वायरस ने भी कम तबाही नहीं मचाई है। कहने का मतलब यह है कि कोरोना काल में साइबर क्राइम के मामले कई गुना बढ़े हैं। भारत एशिया में जापान के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है जहां पर साइबर अपराधियों ने सबसे ज्यादा उत्पात मचाया है। कंपनियों का डेटा चुराकर करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी गई है। ढेर सारा संवेदनशील डेटा लीक भी किया गया है और जाहिर सी बात है कि इसका सीधा असर आप और हम पर भी पड़ता है। तो क्या आने वाले वक्त में चोरी डकैती इसी तरह से होगी, और हां तो इससे निपटने के लिए क्या तैयारी होनी चाहिए? क्या सिर्फ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से ही काम चलेगा या आगे भी कुछ करना होगा? तो आज इसी पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ शामिल हो रहे हैं साइबर एक्सपर्ट जितेंद्र जैन साहब, साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन देने वाली कंपनी साइबर के सीईओ बीनू अरोड़ा, और साइबर लॉ एक्सपर्ट और साथ में साइबर एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जितेंद्र साहब, आपसे हम शुरुआत करते हैं। रिपोर्ट से IBM की कि यहाँ पर जो रैंसमवेयर है उसका बड़ा प्रयोग किया गया, कंपनियों का डेटा लिया गया, फिरौती ली गई। एक फिरौती मांगने वाली एक रशियन फर्म तो ऐसी है जिसने करीब 900 करोड़ रुपए तक की फिरौती इसके बदले में वसूल कर ली। कंपनियों पे भी अटैक हुए, इंडिविजुअल्स के भी डेटा हैं। तो क्या अब आने वाले वक्त में ये चीजें नॉर्म के तौर पे बन जाएगी, या अभी अगर सिर्फ माफ कीजिए, इस समय कोरोना काल चल रहा है और ज्यादा ऑनलाइन चीजों का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये सिर्फ अभी का फिनोमेना है? दोनों चीजें हैं। एक तो आपने बिल्कुल सही कहा कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर ऑनलाइन यूसेज स्पेशली शॉपिंग का और एजुकेशन पोर्टल्स का बहुत ज्यादा बढ़ा है। वो लॉकडाउन के कारण आप कह सकते हैं, या जो कोविड के कारण जो ऑनलाइन मोड में सब लोग जा रहे हैं बिजनेसेस के अंदर स्पेशली, उसका भी एक ये बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कारण एक ये भी है कि पिछले 5 साल के अंदर देखिए, आज भारत सबसे बड़ी वर्ल्ड की स्मार्टफोन और इंटरनेट पॉपुलेशन आज भारत के अंदर है। और ये जो स्मार्टफोन पॉपुलेशन जिसकी आप बात करें, 70-80% स्मार्टफोन्स हमारे पास हैं, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द यूजर्स वो हैं वो जिंदगी में पहली बार इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो एक दूसरी जनरेशन है जिसको शायद साइबर हाइजीन के बारे में, साइबर सेफ्टी के बारे में, या किस चीज से फ्रॉड हो सकता है उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है। वो सीधे भले लोग हैं। और जो मैं साइबर एजुकेशन की आपसे बात कर रहा हूँ, इसको डिग्रियों या जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उससे ना आके हार्वर्ड के पढ़े बड़े लोग भी हैक हो रहे, तो मैं साइबर हाइजीन और साइबर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जिस तेजी से भारत के अंदर डिजिटलीकरण हुआ है, डिजिटल इंडिया के अंदर सारी सर्विसेज ऑनलाइन आई हैं, लोगों की ऑनलाइन सर्विसेज के प्रति अडेप्टेबिलिटी तो बहुत बड़ी है, यूसेज भी बड़ा है, मगर वो सरकार की भी, आप चाहे उसको एक कमी कहें या हमारे समाज की भी कमी कहें, साइबर सिक्योरिटी या डिजिटल अवेयरनेस उसके साथ हम नहीं कर पाए। उसके कारण क्या हो रहा है, तो आज जितेंद्र साहब, मतलब मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, तो हम जब एक आम व्यक्ति की बात कर रहे हैं, साइबर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ये रिपोर्ट IBM की जिस रिपोर्ट का मैं जिक्र कर रहा हूं, ये तो मेनली एंटरप्राइजेस की बात कर रही है। तो मतलब जब एंटरप्राइजेस, जहां कितनी बड़ी बड़ी IT टीम्स होती हैं, तमाम इंजीनियर्स होते हैं, मतलब वो भी अगर अपनी कंपनी को नहीं बचा पा रहे हैं, तो फिर एक आम व्यक्ति तो फिर बहुत छोटा हो गया। देखिए, वो एंटरप्राइज के अंदर सारे लोग तो टेक्निकल नहीं है ना, उसमें बड़े बड़े लोग, 60 लोग के लोग भी उसको बड़ी कंपनियों को चला रहे हैं। तो और नॉन टेक्निकल पॉपुलेशन भी है, HR भी है, मार्केटिंग वाले भी हैं, जिनका शायद टेक्नोलॉजी से इतना संबंध नहीं है, वो लोग ज्यादा वनरेबल होते हैं। और होता क्या, आज भी देखिए, अब पढ़े लिखे साइबर की नॉलेज जिनको है वो लोग भी आज विश्वास कर देते हैं मेरी 5 करोड़ की लॉटरी लग गई, या साउथ अफ्रीका से मेरी लॉटरी लगी है, या 10 रुपए के अंदर आपको सैनिटाइजर मिल जाएगा, या आपको जो है 10,000 रुपए में टीवी मिल रहा है नया 52 इंच का, और वो शॉपिंग करने में लग जाते हैं। तो ये जो ह्यूमन ग्रीड है ना, एनीथिंग व्हिच इज अवेलेबल फ्री और थ्रो अवे प्राइसेस, लोग विश्वास कर लेते हैं, जिसके कारण या तो वो रैंसमवेयर का शिकार होते हैं, या फिशिंग फ्रॉड का शिकार होते हैं, या फिर बहुत बार लोग अपने आप को समझते हैं कि हर काम के लिए हमें एक सहायक चाहिए, या कोई हमारे लिए हमें छोटे मोटे काम ना कराए। आपको फोन आता है कि सर वो आपका एक कोरियर डिलीवर करना है, या आपका बैंकिंग का कुछ इशू है, आप अपने असिस्टेंट को पकड़ाते हैं, बोलते हैं इनको सारी की सारी डिटेल्स दे दीजिए, आप OTP देते हैं बिना जाने समझे। तो कहीं ना कहीं जो एक हमारे यहाँ पे लैक ऑफ अवेयरनेस, और दूसरा हमारी जो ग्रीड है कि समाज में, और ये सबके कारण है कि सस्ती और फ्री की चीजों को देखकर हम विश्वास कर लेते हैं, धोखा खा जाते हैं। ये एक सबसे बड़ी समस्या है रैंसमवेयर और फिशिंग का शिकार होने की। राइट। तो बीनू साहब, जो रिपोर्ट ये बताती है कि 60% से ज्यादा जो फाइनेंस से रिलेटेड फर्म्स हैं उन पर ये अटैक हुए, तो जब ये अटैक होते हैं, मैं फर्म्स की बात कर रहा हूं और उसी से फिर हम आम व्यक्ति को भी जोड़ेंगे, जैसा एक्सप्लेन किया जितेंद्र साहब ने, तो क्या वहां पर भी उनका जरिया यही होता है कि किसी मेल के जरिए, किसी इस तरह की चीज के जरिए वो एंट्री लेते हैं, या फिर डायरेक्ट जाके कोई डेटा सर्वर होता है वो हैक कर लिया जाता है? कैसे अपराधी इस चीज को अंजाम देते हैं?
देखिए, ज्यादातर 3 तरह के हम लोगों ने तरीके नोटिस करे हैं साइबर में। सबसे पहला तरीका जो है कि कई सारी जो कंपनीज होती हैं, वो अपने सिस्टम्स को, सर्वर्स को इंटरनेट पे एक्सपोज कर देती हैं किसी कारणवश, और जो साइबर क्रिमिनल्स उस पे लगातार कोशिश करते रहते हैं उनके सिस्टम्स को पेनिट्रेट करने के लिए या उनको हैक करने के लिए। सो पहला तरीका हमने ये देखा है। सेकेंड चीज जो हम लोग बहुत कॉमन देखते हैं वो है फिशिंग अटैक्स। हालांकि फिशिंग अटैक्स 20 साल से ज्यादा पॉपुलर रहे हैं, और आज भी 80% से ज्यादा अटैक्स जो होते हैं वो फिशिंग अटैक्स ही हो रहे हैं। और साइबर क्रिमिनल्स फिशिंग अटैक्स का अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, जैसे स्पीयर फिशिंग अटैक्स, बहुत सारे अलग तरीके के फिशिंग अटैक्स होते हैं जिसके थ्रू वो कंपनीज को हैक कर पाते हैं। तीसरी चीज जो आपने ऑब्जर्व करी है वो है जो आपके पास सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप यूज करते हैं इंटरनेट के ऊपर, चाहे आपका वेब सर्विस है, चाहे डेटाबेस सर्विस है, या जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, हैकर्स लगातार उनको भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उन पे लगातार अटैक कर रहे हैं ताकि उसको कॉम्प्रोमाइज कर सके। मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि पिछले 1 साल में हम लोगों की रिसर्च ये बताती है कि करीबन 1500 कंपनीज हैक हुई हैं रैंसमवेयर अटैक्स की वजह से। मगर एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है हाईलाइट करने की, कि इंडिया पहली बार उन टॉप 10 कंट्रीज के अंदर एंटर हुआ है, उस लिस्ट के अंदर एंटर हुआ है जो लगातार रैंसमवेयर अटैक्स फेस कर रहे हैं। अगर हम देखें वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, तो वहां पे जो रैंसमवेयर पेमेंट्स का जो एक पैटर्न देखा गया है, वो पिछले 2 क्वार्टर्स में लगातार गिरावट देख रहे हैं हम लोग, जबकि एशिया के अंदर हम उसमें बढ़ोतरी देख रहे हैं कि लोग रैंसम पे कर रहे हैं। और ये पैटर्न एग्जैक्टली पहले वेस्टर्न कंट्रीज ही हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था। होता यह है कि जब ओवर टाइम लोगों में एक अवेयरनेस आ जाती है कि ये रैंसमवेयर अटैक्स या ये साइबर अटैक्स कम नहीं होने वाले, तो वो अपनी साइबर हाइजीन या अपनी पॉलिसीज को और इंप्रूव करना शुरू कर देते हैं। जी, तो मतलब कंपनी हो या इंडिविजुअल हो, आपको अपने साइबर हाइजीन और पॉलिसीज को जिस भी लेवल पे आप इंप्रूव करना होगा। आशुतोष जी, जैसा बता रहे बीनू साहब भी कि हमारे यहाँ अटैक बढ़े हैं, रिपोर्ट भी कहती है कि जापान के बाद हम नंबर 2 हैं। इंडिया से इतना रैंसम ले लिया गया, अलग अलग सेक्टर्स से ले लिया गया, लेकिन ये खबरें बाहर क्यों नहीं आती? क्या कंपनियां खुद छुपा जाती हैं? ये भी रीजन हो सकता है। देखिए, जो डेटा जो आईबीएम ने दिया है उसके हिसाब से तो पूरे वर्ल्ड का जो सबसे ज्यादा साइबर अटैक्स है अराउंड 7%, वो इंडिया में है। और इंडिया में देखेंगे तो जो 60% जो मामला है वो फाइनेंस से रिलेटेड है, इंश्योरेंस और बैंकिंग रिलेटेड है, और बाकी जो 40% है वो रैंसमवेयर है। तो रैंसमवेयर का मतलब है कि जो क्रिमिनल्स है, साइबर क्रिमिनल्स अगर उनको बोले, तो वो बहुत सारे डेटा जो है वो लेते हैं कंपनीज के, इंडिविजुअल्स के, और उस डेटा को वो बताते हुए कि हम इसको जो है पब्लिक डोमेन पे लेके जाएंगे, और इस तरह से वो जो है एक तरह से एक्सटॉर्शन करते हैं। तो ये एक्सटॉर्शन बढ़ता जा रहा है। ऑब्वियसली ये ब्लैकमेल जैसा है, तो बहुत सारे जो लोग हैं जो इससे परेशान होंगे, हो सकता है वो सच्चाई सामने नहीं लाना चाहते होंगे कि कहीं उनके कुछ सर्टेन फैक्ट्स, प्राइवेसी या कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन जो है पब्लिक डोमेन पे ना जाए, या ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो है। देखिए, हमें इन्वेस्टिगेशन जो होता है उसको भी काफी बेहतर और कॉन्फिडेंशियल बनाने की जरूरत है इसके अंदर। जैसे कल भी हमने देखा कि आईटी एक्ट में भी कुछ अमेंडमेंट जो हमने लाया है, जो आईटी एक्ट रूल्स बनाए गए हैं 2021 के, मुझे लगता है इससे भी काफी फर्क आएगा, क्योंकि जो हमारा पहले जो लॉ था वो 2000 का बना हुआ आईटी एक्ट है, जो काफी अब पुराना हो गया, और काफी जो है एडवांसमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी काफी आगे चली गई, और जो हमारे जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनका जो माइंडसेट है, जो हैकर्स हैं, उन्होंने जो है नई नई टेक्निक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं उनको काउंटर करने के लिए हमें भी अपने सिस्टम्स को अपग्रेड तो करना ही होगा, और जितनी भी कंपनीज हैं उनको भी जो है, जो हम लोग बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल कंप्यूटिंग सिस्टम को जो है लाना पड़ेगा, जो कि जो है थोड़ा इंक्रिप्टेड होता है, और उसके अंदर जो हैकर्स अगर चाहे तो मतलब इंफॉर्मेशन के अंदर वो डिटेल, मतलब वो अंदर नहीं जा सकता, उसके इंफॉर्मेशन को वो निकाल नहीं सकता। तो ये सारे सिस्टम्स को मुझे लगता है अगर फॉलो किया जाए, लॉ और ऑर्डर को भी बेहतर बनाया जाए, थोड़े जो हमारे इन्वेस्टिगेटिंग टीम है उनको और थोड़ा ट्रेनिंग दी जाए, और टेक्निकल एक्सपर्टीज उनमें लाया जाए, तो काफी कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है बीनू साहब, यहाँ पर एक चीज और देखी गई जो इस रिपोर्ट में आई है कि ज्यादातर अटैक जो है वो क्लाउड सिस्टम पर हुए हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां क्लाउड पर चली गई हैं। इनफैक्ट अब तो हम सबका डेटा भी क्लाउड सिस्टम पर ही होता है, तो क्लाउड में तो सब कुछ मौजूद है, यानी क्लाउड कंप्रोमाइज होता है किसी भी लेवल पे, तो आपका और हमारा डेटा भी कंप्रोमाइज हुआ।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और हमने भी पिछले एक साल में देखा है कि करीबन करीबन 50 करोड़ लोगों की इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज हुई है, और वो इंफॉर्मेशन ओरिजिनली क्लाउड सिस्टम्स पे थी। एक बात मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा कि क्लाउड सिस्टम्स यूज करना प्रॉब्लम नहीं है। जो सिस्टम डेवलपर्स हैं, जो आपके इंजीनियर्स हैं, वो क्लाउड सिस्टम को किस तरह सिक्योर करते हैं या उसको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। हम लोगों की रिसर्च ये क्लियरली रिफ्लेक्ट करती है कि कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस आज जब अपना कोड या अपनी कुछ सॉफ्टवेयर्स को बिल्ड करती है अलग अलग टेक्नोलॉजी और टूल्स के जरिए, वो उसको ठीक से प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, उसमें एक्सेस कंट्रोल इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनके क्लाउड सिस्टम्स हैकर्स आसानी से कॉम्प्रोमाइज कर पाते हैं और आपकी इंफॉर्मेशन वहां से चोरी हो जाती है। अगर आप वही जो बेसिक हाइजीन जो हम लगातार कह रहे हैं कि आप अपने सिस्टम को लगातार अपग्रेड करके रखिए, उसको उसमें एक्सेस कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करिए, आप अपने लगातार में सिस्टम्स में जो वनरेबिलिटीज हैं या आपके सॉफ्टवेयर में जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करिए, तो 80% से ऊपर से ज्यादा जो साइबर अटैक्स होते हैं वो रोक सकते हैं जी। तो और जितेंद्र साहब, यहां पर एक थोड़ी सी विडंबना यह है कि चलिए मैं अपना हाइजीन अच्छा रख लूं, लेकिन अगर मेरा डेटा अमेजॉन से या किसी भी कंपनी से, आजकल तो आप बहुत सारी कंपनियों पर अपना सारा डेटा, अपने कार्ड्स को नोट करके रखते हैं, इवन आपका पासवर्ड भी वहां पर रहता है और तमाम चीजें रहती हैं, आपका पता रहता है, सब कुछ रहता है, और उनके सर्वर हैक होते हैं तो डेटा आपका लीक होता है। अब इसमें आपका तो सीधा कोई कंट्रोल ही नहीं है। नहीं, ये बात तो सही है, जैसा अभी मेरे मित्र बता रहे थे कि क्लाउड में तो देखिए पूरी दुनिया जा रही है, डेटा सेंटर्स क्लाउड का जमाना है, और 90% मेजर सर्विस प्रोवाइडर्स है वो ईमेल के हैं, जो ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स के हैं, बैंक तो सब क्लाउड में है। तो कई बार क्लाउड को ढंग से कॉन्फ़िगर ना करना, क्लाउड वनरेबल होना, मिसकॉन्फ़िगर कर देना, या फिर कई बार क्या होता है कि सब कुछ सिक्योर है फिर भी कोई इंटरनल सैबोटाज था या हैक हुआ, और अंदर जो आपके कई बार पासवर्ड थे वो भी प्लेन टेक्स्ट में थे, कोई MD5 हैश या SHA-1 या कोई भी तरह का इंक्रिप्शन या हैश नहीं था। तो वो एक समस्या है जिसको लेकर आजकल ज्यादातर अवेयरनेस आ रही है कि आपको डेटा को कम से कम जो पर्सनल डेटा है, पर्सनल आइडेंटिफायर डेटा वाले जो चीजें हैं उसको आपको इंक्रिप्ट रखना है, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के डिटेल है उसको आपको इंक्रिप्ट रखना है। मगर समस्या ये कि देखिए इस चीज से ही निपटने के लिए जो डेटा प्राइवेसी बिल आ रहा है उसके अंदर इस चीज का ये प्रावधान है कि कोई भी कंपनी जिसने आपका डेटा लिया है वो जिम्मेदार है आपके डेटा के लिए। वो जानबूझकर किसी को बेच दे, गलती से वो चोरी हो जाए डेटा, या उनकी गलती के कारण हैक हो जाए, हर केस के अंदर उनके ऊपर आप मुकदमा कर सकते हो और उनके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जाएगी, अब तो 5% ऑफ द टर्नओवर। तो वो इस चीज को, इस समस्या से निपटने के लिए जो नया डेटा प्राइवेसी बिल आ रहा है उसमें लेकर इसको समाधान मतलब प्रावधान है, और मुझे लगता है कि वो एक हद तक इन कंपनियों को मजबूर करेगा कि वो साइबर सुरक्षा के अंदर, साइबर सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। आज के डेट में जो ज्यादातर साइबर सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट है जो छोटी कंपनियों की, मिड लेवल कंपनीज की, वो खाली कंप्लायंस करने के लिए है। आप बैंकों का हाल देखिए, जो कोऑपरेटिव बैंक है, छोटे बैंक है, वो चूंकि RBI का डंडा चल रहा है, वो हर 3 महीने में रिपोर्ट मांगते हैं, साइबर सिक्योरिटी की गाइडलाइन दी, सिर्फ मात्र उसको कंप्लाई कराने के लिए वो खर्चा करना चाहते हैं, मगर उनके दिल में सुरक्षा को लेकर कोई ज्यादा चिंता है नहीं। ये छोटे बैंकों की मैं बात कर रहा हूँ, उनको लगता है ये एडिशनल बर्डन है, लायबिलिटी है और ये वेस्टेज ऑफ मनी है। नहीं, और दूसरा मुझे ये भी लगता है, दूसरा मैं आशुतोष जी से पूछता हूं कि आशुतोष जी, क्या कंपनियों का लालच भी होता है? क्यों आपको उनको आपका जो नंबर है क्रेडिट कार्ड का वो अपने यहाँ सिक्योर करना है? क्यों आपसे कहते हैं कि फॉर फास्टर ट्रांजैक्शन आप स्टोर करके रखिए, मैं हर बार डालूंगा, मुझे याद है अपना नंबर, मेरा कार्ड मेरे पास है? क्यों? उनका भी लालच है ना कि उन्हें वो डेटा चाहिए। जी 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 बिल्कुल। इस तरीके से देखिए क्या है कि दोनों ही तरफ है। जब इतना क्राइम बढ़ता जा रहा है, इतनी एक्सपर्टीज आती जा रही है, और ये जो पैंडेमिक होने की वजह से, जैसा हम देखें तो 2020 में खासकर मई, जून, जुलाई, इन महीनों में तो सबसे ज्यादा जो क्लाउड बेस्ड कंपनीज हैं वो फ्लोरिश हुई। और ये देखिए एक रिक्वायरमेंट भी है कंपनीज की, क्योंकि वो पूरा ओल्डन टेक्निक्स से तो नहीं चलेंगे, उनको भी तो नए टेक्नोलॉजीज को लेना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर बेस्ड है, लोगों को भी फैसिलिटीज चाहिए, सब कुछ चाहिए। और मुझे लगता है कंपनीज को भी जो है एक्स्ट्रा प्रॉफिट के चक्कर में जो है वो बहुत सारे लैप्सेस जो वो अगर फॉलो कर रहे हैं या उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं वो देखना होगा कि अगर मेरी कंपनी का वेबसाइट है, कोई भी इजीली उसके अंदर पे कर रहा है और एक्सेस कर रहा है, तो ऑब्वियसली जिस तरह से मुझे इजी वे में पेमेंट्स आ रहे हैं, उसी तरीके से रिस्क फैक्टर भी मेरे कंपनी का बढ़ रहा है। तो ये दोनों ही चीजों को जो है बैलेंस करने की जरूरत है। और ऑब्वियसली मुझे लगता है कि जैसे गवर्नमेंट को भी इसके अंदर इंटरफेयर करना चाहिए,
क्योंकि जहां हम जो है हर जगह हम लोग डिजिटलाइज वे में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं कंट्री में, तो डिजिटलाइज करेंगे सारी चीजों को तो रिस्क फैक्टर भी ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो उस रिस्क फैक्टर को किस तरह से मिनिमाइज किया जी जा सकता है, बिल्कुल। क्या बेस्ट टेक्निक्स हम बाहर से भी ला सकते हैं या हमारे अंदर हमारे देश में हम क्या डेवलप कर सकते हैं, जी तो हम किस तरह से लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनके पैसों को, उनके प्राइवेसी को, उनके कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को, उस पे मुझे लगता है काफी काम करने की जरूरत है। राइट तो चलिए यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। और ये तो हमने समझा कि कुछ आपके हाथ में और बहुत कुछ आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जो आपके हाथ में है उसमें आप क्या कुछ कर सकते हैं, उसमें कैसे आप अपना बचाव कर सकते हैं, और आगे जिस तरह के कानून आ रहे हैं उनमें आपको कैसे बचाव मिलेगा, उस पर चर्चा जारी रहेगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। कंज्यूमर अड्डा में बात हो रही है कि किस तरीके से ऑनलाइन फ्रॉड का जाल जो है वो फैलता जा रहा है। आईबीएम की रिपोर्ट के मुताबिक भारत नंबर 2 देश है पूरे एशिया में जहां पर ये अटैक्स हुए हैं और लगातार बढ़ रहे हैं जापान के बाद। तो अब ये है कि आप क्या कर सकते हैं। जतिन जैन साहब, फिलहाल जब तक कुछ नए लॉज आते हैं वो तमाम लंबी चीजें, लेकिन एंड यूजर अपने एंड पे क्या कर सकता है? क्या सिर्फ एक पासवर्ड चेंज करना इतना ही उसके हाथ में है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना? नहीं, एक तो ये रेगुलर पासवर्ड जो चेंज करने की बात है, ये तो गुड एक हैबिट के अंदर आती है, साइबर हाइजीन के अंदर आती है, पर 2-3 चीजों का आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए, जो 90% जो साइबर फ्रॉड है वो आज जो आप साइबर क्राइम के केस देखें, जो साइबर पुलिस स्टेशन है वो 90% ये ओटीपी फ्रॉड के केसेस से फ्रॉड है। अगर आप मात्र इतना इंश्योर कर दें कि ये जो ओटीपीज हैं ये आप किसी को ना दें, किसी भी हाल के अंदर ना दें, तो 90% फाइनेंशियल फ्रॉड और मान लीजिए अकाउंट टेक ओवर की जो ये स्कीमें चल रही हैं ये आप उनसे बच जाएंगे। दूसरा, आई थिंक बैंकों को भी सोचना चाहिए और हर सुबह शाम हम लिखा भी हमने आरबीआई को, सुबह शाम आपको मैसेज आता है कि 5,000 रुपीज डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट, क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। कहाँ किसी गांव दराज के अंदर किसी को भाषा समझ में आ रही है? आप साधारण मैसेज भेज दें कि 5,000 रुपीज हैव बीन एडेड टू योर अकाउंट और विल बी डिडक्टेड, तो सामने वाले को, बंदे को पता चलेगा कि वो पैसे दे रहा है कि ले रहा है। और देखिए, जो ओएलएक्स के फ्रॉड है, जो शॉपिंग के फ्रॉड है, ज्यादातर जो लोग फोन करके बोलते हैं कि आपको 10,000 रुपए देने हैं, ओटीपी कंफर्म कीजिए, वो बेचारा आदमी सोचता है कि मैं पैसा मेरे पास आ रहा है, ओटीपी देता है और पैसा चले जाता है क्यूआर कोड स्कैन करके। तो मुझे लगता है बैंक एक छोटी सी चीज है, ये जो टेक्निकल भाषा का इस्तेमाल ना करके साधारण भाषा का इस्तेमाल अपने एसएमएस और अलर्ट्स में करें, तो लोगों को भी ये पता चलेगा कि वो ओटीपी किस पर्पस के लिए दे रहे हैं। तीसरा, एक मुझे लगता है कि हर कंपनी को साइबर सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट इसको एज ए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से करना चाहिए, ना कि लायबिलिटी के रूप में देखें। ये मुझे लगता है कि सोच नहीं, इंपॉर्टेंट है जो आप बोल रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ दोनों चीजें हैं, आप जहां इंटरेक्ट कर रहे हैं वो कंपनी और खुद आप। एट लास्ट बीनू, मुझे बिल्कुल शॉर्ट में बताइए कि पहले ये होता था कि हमारे पास कंप्यूटर्स होते थे घर पे, अभी भी होते हैं, लेकिन अब ज्यादातर काम आपके फोन पर होता है। उसमें तो लोग एंटीवायरस वगैरह डाला करते थे, लेकिन फोन के लिए मैं नहीं देखता कि ज्यादातर लोग एंटीवायरस लेना सही समझते हैं। क्या वहां पे भी जरूरत होती है और वो सच में फायदेमंद है? देखिए, ज्यादातर जो 95% से ऊपर जो मार्केट है वो जनरली आपके एप्पल के फोन्स या iOS या ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, और आपका जो गूगल का एंड्रॉयड है। हमने जो ऑब्जर्व किया है कि जो एप्पल के iOS एप्लीकेशंस है या जो एप्पल के फोन्स हैं उसमें जनरली आपके इतने वायरसेस या फिर इतने हमने फिश मॉलवेयर अटैक्स नहीं देखे हैं। सो दैट्स, मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप उसमें कोई थर्ड पार्टी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज ना करें। अगर आपको लगता है आपको जरूरत है तो जरूर करिए। लेकिन जो एंड्रॉइड फोन्स होते हैं, एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड के अंदर हमने बहुत तरह के अटैक्स देखे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया में स्पेशली एक स्टैंडर्ड एंड्रॉइड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिप्लॉयड नहीं है। बहुत सारे OEMs इन्वॉल्व हैं, स्पेशली जो चाइना से आपके फोन आते हैं उसमें एक अलग तरह का एंड्रॉइड इंस्टॉल होता है, और उन फोन के अंदर हम हमेशा रेकमेंड करते हैं कि आप उसमें एक एंटीवायरस जरूर इंस्टॉल करिए, और कोशिश करिए कि आप कोई थर्ड पार्टी ऐप स्टोर से कोई ऐप इंस्टॉल ना करें। जब भी चाहिए आप गूगल के प्ले स्टोर पे जाइए, वहां से डाउनलोड करिए, वही आपके लिए तो ये कुछ छोटी छोटी, क्योंकि मेरा समय समाप्त हो रहा है इसलिए मुझे आपको रोकना होगा, ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका आप अगर ध्यान रखते हैं तो एक हद तो आप अपने आप को बचा पाएंगे। हाँ, ये है कि आगे चलते हुए किस तरह के लॉज बनते हैं, कितनी सिक्योरिटी होती है, कंपनी जैसा जतिन जैन साहब कह रहे थे कि फॉर्मेलिटी के लिए ज्यादा करती है, अपने इकोसिस्टम को कितना मजबूत करती है, इस पर निर्भर करेगा कि आने वाले वक्त में हम कितने सिक्योर रहेंगे। लेकिन ये तो तय है कि इस तरह के साइबर हमले बढ़ेंगे। जागरूकता उसका सबसे बड़ा टूल है, वहां से तो कम शुरुआत कर दी जाए। आप तीनों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।